हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल के साथ में। मेरा नाम कृष्ण और आप मुझे देख रहे हैं मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन आपके साथ में। और गाइस, आज का जो हम सेशन लेने के लिए जा रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, मैंने टेंस पे आधा पहले वीडियो बना दी है जिसमें कि आपका बेसिक क्लियर होता है। कहने का मतलब ये है, मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें बेसिक को कवर किया गया है। किसी भी टॉपिक को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए उसका बेसिक तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो सेशन हमारा रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए रहेगा, जिसमें हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जिन जिन नियमों पे आधारित हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में निकल के आते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। एक्साइटेड होके बैठ जाइए जिससे कि हम इस सेशन को बहुत अच्छे से कवर कर सकें। गाइस, हमारा पहला नियम होता है, हाँ मैं पहले ये बता देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। गाइस, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, वही तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में होता है, किन किन सिचुएशनों में होता है, उन्हीं बातों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहला नियम देख लेते हैं। यदि मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूँ तो गाइस हेल्पिंग वर्ब हो जाती है यहाँ पे डू और डज हो जाती है। ठीक है, मैं मेन वर्ब की बात करता हूँ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा। गाइस, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है किससे स्टार्ट हो रही है, ऐसे से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे वे हेल्पिंग वर्ब, वो सारी हेल्पिंग वर्ब जो कि किस पे एंड होती है, एस पर एंड होती है, वो सारी हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएंगी डियर फ्रेंड, सिंगुलर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हमको एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डू और डज में से सिंगुलर कौन सी हो जाएगी आपकी, डज सिंगुलर हो जाएगी और डू कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ पे एस आपका बाद में निकल के आ रहा है। कहने का मतलब ये है जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या आ जाए, एस निकल के आ जाए, वही आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बात बनती है हमारी, कौन सी बात बनती है कि एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे मेन वर्ब का प्रयोग होगा। बात कर लेते हैं अदर ऑल सेंटेंस में क्या होगा। एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, अदर ऑल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। कैसे, देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। हमारा यहाँ पे एक एग्जाम्पल निकल के आता है, श्याम गोज टू मार्केट। बचपन से हमने इस तरीके के एग्जाम्पल से देखे हैं। तो ये क्या है, हमारा एफर्मेटिव है। क्या डियर फ्रेंड्स, एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव में यहाँ पे हमने क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा है कि अदर ऑल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किस तरीके से अदर ऑल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे मैं नेगेटिव सेंटेंस लेता हूँ, श्याम डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, इस तरीके के जो हमारे वाक्य हैं उनमें क्या है, अदर ऑल सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। इफ आई टॉक टू यू अबाउट द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन वी कैन मेक दिस सेंटेंस लाइक डज श्याम गो टू स्कूल, डज नॉट श्याम गो टू स्कूल, व्हाई डज श्याम गो टू स्कूल। तो इस तरीके के हमारे क्या है, अदर ऑल सेंटेंस बन के आ जाएंगे। एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या रख दिया, ईएस रख दिया। तो हमारी जो मेन वर्ब होगी उसमें हम ईएस को इंक्लूड नहीं करेंगे। गाइस, यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को इंक्लूड किया जाता है। ये किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, इस बात को देख लेते हैं गाइस। हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस को तब इंक्लूड किया जाएगा यदि किसी वाक्य में एस एच सी एच एक्स ओ डबल जेड आता है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस को इंक्लूड कर देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये यदि वर्ब में आ जाते हैं ये वाले वर्ड तो हम क्या करते हैं, वर्ब के अंत में ईएस लगा देते हैं। जैसे ही गो टू स्कूल, तो गाइस हमने क्या किया, वर्ब के पीछे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, सॉरी ओ आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ईएस को इंक्लूड कर देंगे। कहने का मतलब ये है यदि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस को इंक्लूड करेंगे। ईएस तब इंक्लूड होगा जब वाक्यों के वर्ब के पीछे ये वाले वर्ड से निकल के आ जाएंगे। तो पहला नियम हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नियमों को मैं रेज कर देता हूं। ओके,
की तरफ बढ़ते हैं। इस नियम नंबर हमारा दूसरा निकल के आता है। सेकंड पे बात करते हैं हम कि रूटीन एक्शन के लिए, किसके लिए, रूटीन एक्शन के लिए हाँ, तो रिटेन एक्शन में हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या होता है, रेगुलर एक्शन, ओके, रेगुलर एक्शन, ओके, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, सॉरी, हैबिचुअल एक्शन, हैबिट्स, और आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल और साइंटिफिक फैक्ट्स। इसमें क्या है डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। रेगुलर एक्शन बोले तो कैसे, श्याम कम्स टू स्कूल डेली, ओके। रेगुलर एक्शन, श्याम occasionally comes to school, come to school in the winter day, ओके डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रेगुलर एक्शन हो जाता है श्याम कम टू स्कूल डेली, श्याम स्कूल रोजाना आता है, श्याम ऑकेशनली कम टू स्कूल इन द विंटर डे, श्याम कभी कभार क्या सर्दियों के दिनों में स्कूल आता है, ठीक है। हैबिट्स की बात करता हूँ, ही स्मोक्स, ओके, यहाँ पे ये उसकी क्या हो जाती है, हैबिट्स हो जाती है। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता हूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो जाती है। यदि मैं बात करता हूँ साइंटिफिक फैक्ट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है वाटर बॉइल्स 100 डिग्री टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पे सारी की सारी बात क्लियर हो जाती है। रेगुलर एक्शन के लिए हमारा रेगुलर एक्शन, हैबिट्स हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स होंगे उनमें सारे के सारे एग्जांपल्स में किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड नियम की तरफ बढ़ लेते हैं और इसको एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिए, जैसे कि मैं इसको रीड कर सकूं। गाइस नियम नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। These are the adverbs which are used to present indefinite. Always, often, generally, usually, occasionally, rarely, seldom, never, every day, every month or year, twice a day, twice a day, twice a month, twice a day, twice a month, twice a year, ओके। तो डियर फ्रेंड्स ये आपकी क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती हैं, जिसका
इन एडवर्बों का यूज हम कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बता देता हूँ एडवर्ब का यूज हमको कहाँ पे और इन एडवर्ब का यूज हमको जो करना पड़ता है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, वो हम देख लेते हैं। इन एडवर्ब को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इनको इरेज करके आपको एग्जांपल्स बता सकूं। एग्जांपल लेता हूँ डियर फ्रेंड्स में। श्याम डैश क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि मैंने फिल इन द ब्लैंक से छोड़ दिया है। ओके, मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ, इज प्लेइंग। ओके, दूसरा लिखता हूँ प्लेज। तीसरा लिखता हूँ मैं ए बी सी प्लेड, और यहाँ पे डी लेता हूं मैं हैज प्लेड। गाइस, यदि मैं बात करूं इनमें से हम कौन सा रख सकते हैं, तो देखिए हम क्या है, यदि ए को भी रखते हैं, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, ये भी सही है, ठीक है। यदि मैं बी को रखता हूँ, श्याम प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। यदि मैं सी को रखता हूँ, श्याम प्लेड क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। यदि मैं डी को रखता हूँ, श्याम हैज प्लेड क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम इन चारों में से किसी को भी रख सकते हैं। वो कैसे रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इज नॉट गिवन एनी एडवर्ब। यहाँ पे कोई भी एडवर्ब नहीं दी गई है जो कि क्या है बता सके ये वाला जो टेंस है वो इस वाली एडवर्ब के जरिए यहाँ पे फिक्स हो रहा है, ऐसा कुछ वर्ड नहीं दे रखा है। तो हमको क्या है, यदि यहाँ पे एडवर्ब दे दी जाए तो वहां पे क्या है, हम फिक्स कर देंगे कि ये वाली एडवर्ब इस वाले टेंस की है, तो यहाँ पे ये आएगा। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे एक एडवर्ब लिख देता हूँ, श्याम डैश प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एडवर्ब लिख दी ऑलवेज, ठीक है। तो श्याम हमेशा जो क्रिकेट खेलता है वो किसके साथ खेलता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, प्लेज रख देंगे। तो एडवर्ब का हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर कोई भी टेंस हो, यदि हम एडवर्ब को लेके चलते हैं, एडवर्ब से पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है कौन सा टेंस नहीं है। एडवर्ब के क्या काम करता है, जो कि आपके टेंस को बता सके यहाँ पे कि ये वाला वर्ड आपका फिक्स कर रहा है कि यहाँ पे ये टेंस है। और गाइस क्या होता है, ठीक है, हम पहचान सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही ज्यादा है, डू डज ज्यादा है, तो हमको पता चल जाता है कि ये टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। यदि दिया हुआ है तो पता चल जाएगा, नहीं दिया हुआ तो नहीं पता चलता। एक बात यहाँ पे सोचते हैं, यदि वो नहीं दे रखे हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, ऐसे नहीं दे रखा है, डू डज भी नहीं दे रखा है, देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस टेंस इज गिवन, कौन सा टेंस दे रखा है कौन सा टेंस नहीं दे रखा। उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा कि वाक्य में हमको एक वर्ड देखना होगा जो कि एडवर्ब होता है, वर्ब की पहचान बता सके ये इस वाले टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब कंफर्म कर देती है कि ये इस वाले टेंस का वाक्य है, तो हम क्या है एडवर्ब के अकॉर्डिंग टेंस को पहचान सकते हैं। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं गाइस। गाइस रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ऑफिशियल फ्यूचर प्लानिंग। ओके, ऑफिशियल फ्यूचर प्लानिंग के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्या होता है, जैसे हमें कहीं जाने की प्लानिंग करनी है या फिर फ्यूचर में हमको कोई भी प्लानिंग करनी है, ऑफिशियल फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, ऑफिशियल फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए। यदि ऑफिशियल फ्यूचर प्लानिंग की बात हो रही है और वो फ्यूचर टाइम को लेके बात हो रही है, तो हम वहां पे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने क्या है ऑफिस में कोई भी प्रोग्राम किसी डेट को फिक्स कर दिया, प्रेजेंट टाइम पे हुआ है, तो ऐसी जो भी ऑफिशियल फ्यूचर प्लानिंग होगी उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर
द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर पटना नेक्स्ट। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके के जो आपके यहाँ पे इस तरीके के जो आपके एग्जांपल्स होंगे ऑफिशियल फ्यूचर प्लानिंग को लेके, वहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हमने क्या ऑफिस में होने वाले जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या है प्रेजेंट टाइम पे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है फ्यूचर में होने वाले टाइम के लिए फिक्स हो गए। फ्यूचर में आगे जब भी वो हमारे ऑफिशियल फ्यूचर प्लान से जो भी होंगे उनको क्या है फिक्स कर दिए किसी डेट के साथ में। जब फिक्स हो जाते हैं तो ऐसे ऑफिशियल फ्यूचर प्लान क्या है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नियम की तरफ बात कर लेते हैं, रूल नंबर 5 की तरफ पढ़ लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। नियम नंबर 5 होता है इफ द कंडीशनल सेंटेंस मेन क्लोज is given in the future tense, then we shall use present indefinite tense. We shall use present indefinite tense with the if clause. With the if clause. ओके गाइस, यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे हमारा एक नियम और निकल के आता है। इफ कंडीशनल सेंटेंस है, यदि मेन क्लोज आपका फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इफ क्लोज जो होगा उसको हम क्या है किस में बनाएंगे, प्रेजेंट के साथ में बनाएंगे। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे गाइस हमारा क्या हो जाता है, इफ क्लोज होता है, ओके, और दूसरा क्या होता है, मेन क्लोज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट क्लोज भी बोलते हैं। ओके, ये तो इफ क्लोज हो गया आपका, और एक हो जाता है मेन क्लोज। जो आपका इफ क्लोज होगा, इफ के बाद क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ओके गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा हमारा मेन क्लोज जो होगा वो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, इफ you play well cricket, okay, you will win the मैच। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है इफ क्लोज के साथ में क्या आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और दूसरी तरफ जो आया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। इफ क्लोज के साथ में आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और जो मेन क्लोज होगा वो हमारा फ्यूचर के साथ में हो जाएगा। हमारे 5 भी यहाँ पे नियम जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 6 पे बात कर लेते हैं। नियम नंबर हमारा क्या आता है, 6 आता है, ओके, उस पे बात करते हैं। If the exclamatory गाइस हमारा नेक्स्ट नियम निकल के आता है, इफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, यदि कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे कि हम नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है,
ही गोज देयर, ठीक है, वह वहां जाता है। यदि इसी को हम क्या है एक्सक्लेमेटरी तरीके से बोलते हैं, यहाँ आता है वो, वहां जाता है वो, तो इस तरीके का जो हमारा एक्सप्रेशन निकल रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, इसको मैं रेज कर देता हूँ, समझ नहीं पाते आप इस साधन को। गाइस एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम। एग्जांपल हमारे हेयर और देयर से स्टार्ट होंगे। ओके, हेयर कम्स द टैक्सी, ओके, देयर गोज द टैक्सी, हेयर he comes, ओके, और there she goes। तो गाइज हमारे जो इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हेयर और देयर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उनमें क्या है, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस एस और यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ गाइस में, यदि क्या है सेंटेंस में आपको नाउन दिया गया हो तो वर्ब जो आएगी, यदि वाक्य में क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो वर्ब जो आएगी वो क्या है, नाउन से पहले आ जाएगी। जैसे क्या दे रखा है, यहाँ पे नाउन दे रखा है तो ये जो वर्ब आएगी इससे पहले आ गई। यदि क्या दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है, ही शी इट दे नेम, तो जो यहाँ पे वर्ब आएगी वो क्या है बाद में आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे देयर ही कम्स, ठीक है, वहां जाता है वो, वहां आता है वो, यहाँ जाता है वो, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं हमारे, हमने क्या किया, वर्ब है तो वर्ब से पहले हमने क्या लगा दी, प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होंगे उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ गाइस, नॉर्मली जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं हम जैसे कि बोलते हैं वह यहाँ आता है, वह वहाँ जाता है, ठीक है, यदि इसी को एक एक्सक्लेमेटरी तरीके से बोलते हैं, यहाँ आता है वो, वहाँ जाता है वो, ठीक है, यहाँ आती है टैक्सी, वहाँ जाती है टैक्सी, तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। गाइस हमारे यहाँ पे 6 नियम कंप्लीट हो जाते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। गाइस मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। गाइस हमारा नेक्स्ट नियम आता है, यदि किसी वाक्य में इट इज टाइम, ओके, इट इज हाई टाइम, ओके, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, यदि ये आपके क्या आ जाते हैं, इससे वाक्य क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ओके, और क्या नहीं दिया गया हो गाइस, सब्जेक्ट ना दे करके क्या दिया गया हो, आपको टू दिया हो, क्या दिया गया हो, टू दिया गया हो, तो उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का यही समय है, ओके, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम टू स्लीप, तो गाइस इस सिचुएशन में हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यदि इनसे वाक्य आपका स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद क्या आ जाए, टू आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं गाइस, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। ओके गाइस हमारा नेक्स्ट नियम आता है, जो आपके इडियम्स होते हैं और प्रोवर्ब्स होती हैं, ओके, इडियम्स और प्रोवर्ब में इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे, एग्जांपल्स के साथ में समझ लेते हैं। ए बैड वर्कमैन ऑलवेज
with his tools। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि हम क्या है कभी कभी बोल देते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस तरीके की जो आपकी कहावतें होती हैं, तो हम उनको क्या है इंग्लिश में जो बनाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में बनाई जाती है। जैसे बोल दिया जाता है ना यार डांस करके दिखा दे, और सामने वाला बंदा बोलता है कि यार डांस तो जानता हूँ लेकिन आंगन टेढ़ा है, तो इस तरीके की बात है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इट मीन्स नाचना नहीं जानता और क्या बता रहा है कि आंगन टेढ़ा है। इट मीन्स मैं नाचना जानता हूँ, आंगन टेढ़ा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सामने वाला अपनी कमजोरी नहीं देख रहा है और क्या है किसी न किसी टूल्स में क्या है कोई कमी देख रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इस तरीके की जो आपके सेंटेंसेस होंगे उनमें क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। गाइस नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट नियम आता है रूल नंबर, ठीक है, न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड मैच कमेंट्री। मैच कमेंट्री के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। ओके गाइस, ठीक है, यहाँ पे मैच हेडलाइन और न्यूज़पेपर हेडलाइन और मैच कमेंट्री के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। गाइस जैसे कि जो मैच में कमेंट्री होती है, विराट सिक्स लगाते हुए और बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है और उसका कैच लिया जाता है धवन के द्वारा, तो इस तरीके की जो कमेंट्री होती है तो वो गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। वहां पे कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में क्या है एक एक्शन का पता चल रहा है कि ये एक्शन इस तरीके से हो रहा है, तो वहां पे जिस तरीके से एक्शन होता जाता है उसी एक्शन को विराट सिक्स लगाते हैं, बाउंड्री की तरफ बॉल जाती है और धवन के द्वारा कैच लिया जाता है। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो मैच की जो कमेंट्री होती है उसमें क्या किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ब्राड strikes a six and it गाइस यहाँ पे क्या होता है, ब्राइट स्ट्राइक्स अ सिक्स, ओके, एंड इट टेक्स द बॉल आउट ऑफ स्टेडियम। ठीक है, इस तरीके की जहाँ पे सिचुएशन होगी तो वहाँ पे हम क्या करते हैं मैच कमेंट्री के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। मैच कमेंट्री में जितनी भी बातें निकल के आती हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। गाइस एक नियम और रह जाता है हमारा, ठीक है, रूल नंबर 10 की तरफ बात करें तो क्या होता है गाइस, these are the models which are used to present indefinite tense। गाइस आपको एक बात बता देता हूँ, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? हाँ, एक सिचुएशन होती है जिसमें कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, शैल, यहाँ पे जितने भी मॉडल्स होंगे उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि इसी के बाद हम हैव लगा देते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं, मैं लिस्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है गाइस, ये हमारे क्या हो जाते हैं, मॉडल्स हो जाते हैं। बता देता हूँ, कैन, कुड, मे,
might, would, should। ओके, तो इन मॉडल्स के बाद यूज टू और टू, ठीक है। तो गाइस इनके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यदि कोई भी मॉडल्स आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। यदि क्या होता है, मॉडल्स के बाद क्या आ जाता है, हैव आ जाता है, तो गाइस हमारा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमारा विल हैव, शैल हैव, वुड हैव, शुड हैव, तो इस तरीके का यदि हैव आ जाए तो बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि हैव नहीं आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही कैन डू दिस वर्क, ओके, ही कुड डू दिस वर्क at the age of 20 years। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जो भी मॉडल्स होगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, यहाँ पे एक सिचुएशन होगी, यदि मॉडल्स के बाद हैव का प्रयोग नहीं किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि हैव आ जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ही कैन डू दिस वर्क, वह यह कार्य कर सकता है। ही कुड डू दिस वर्क एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, वह यह कार्य 20 ईयर्स की एज पे कर सकता था, बट ही कुडंट, लेकिन उसने वह नहीं कर सका। तो इस तरीके के जो भी आपके एग्जांपल्स होंगे मॉडल्स को लेके जिसके बाद हैव नहीं आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एंड गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि आगे आने वाली सारे वीडियोस के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के लिए बने रहिए और वीडियोस के लिए।